हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स के यूनिट 2 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। उसका आज क्लास नंबर 1 है। इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट टॉपिक और यूनिट 2 की एक क्लासेस हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। उसमें मैंने आप लोगों को पूरा मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो सारी टॉपिक को कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप जा कर के देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर नहीं मिलता है आप लोगों को तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से जा कर के सारे टॉपिक को देख सकते हैं। फिर भी नहीं मिलता है, किसी भी वीडियो के नीचे या किसी भी पोस्ट के नीचे आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को मेरे चैनल पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो चीज़ आप लोग चाहते हैं सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैंने यूनिट 1 को भी बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, समझाया है। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ाऊँगी, साथ ही साथ उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर और उसका पेपर एनालिसिस सब कुछ कराने वाली हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एग्ज़ाम से पहले पहले सब कुछ हो जाएगा। आज इसका क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग करंट डेंसिटी और बायो सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसका लॉ और उसके एप्लीकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। जितना आज वीडियो में कवर हो जाएगा, मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँ, ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों ने बोला ही था कि टॉपिक वाइज लेक्चर बनाइए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आप लोगों की जैसे डिमांड रहती है उसी के अकॉर्डिंग मैं फॉलो भी करती हूँ। मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। अब ये करंट डेंसिटी होता क्या, और ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसके आगे के जो डेरिवेशंस होंगे ना, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो मैंने सोचा कि इसको अभी करा देते हैं, ताकि एग्ज़ाम उसके जो डेरिवेशन कराएंगे तब आप लोगों को पता होगा। तो करंट डेंसिटी से आप लोग क्या समझते हैं? करंट डेंसिटी को इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, डिनोटेड बाई कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसको जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। करंट पर यूनिट एरिया को ही हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। बस सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, डिनोटेड बाई जे, फिर लिखेंगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को वही टॉपिक कराती हूँ, वही चीज़ लिखवाती हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको इसकी मेन डेफिनेशन जो है वो है करंट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया आर नोन एज करंट डेंसिटी। जे वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। करंट, आई क्या होता है? करंट होता है। और हमने पिछले की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है आपको बता चुका हुआ है, आपने देख लीजिएगा वीडियो। ठीक, और ए क्या होता है? ए होता है हमारा एरिया की बात करते हैं। अगर हम एरिया को अगर हम 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो जो हमारी करंट डेंसिटी आएगी वो हमारे करंट की इक्वल आ जाएगी। मेन फॉर्मूला यही है कि करंट डेंसिटी हमेशा करंट और एरिया के रेशियो में होता है। करंट ऊपर होता है, एरिया नीचे होता है। इसकी जो मेन डेफिनेशन है, प्रॉपर्ली मैंने तो बता दिया, करंट पर यूनिट एरिया को ही करंट डेंसिटी कहते हैं। लेकिन आप लोगों के एग्जाम में भी तो लिखने को आएगा कि पूछ लिया गया कि करंट डेंसिटी को आप लोगों को डिफाइन करके रखना है। सिर्फ इतना लिखेंगे, 9 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट में आया तो इतने से तो मार्क्स बनेंगे नहीं। आप लोगों को सबसे पहले ये लिखना है कि सबसे पहले जे से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये भी पॉइंट लिख दीजिएगा कि करंट पर यूनिट एरिया को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। एक और डेफिनेशन मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों का पूरी प्रिपरेशन हो जाए। मैं आप लोगों को सब कुछ कवर कराऊंगी, सारे टॉपिक कवर कराऊंगी, सब कुछ कवर कराने वाली हूँ। बस आप लोगों को जो मैं आप लोगों को कहती हूँ उसको फॉलो करना है। तो इसमें लिखेंगे द इलेक्ट्रिक करंट flowing in unit cross sectional area of any wire perpendicular
to the direction of main current is known as current density. देखिए ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। हम जैसे कि कोई एक हमने कंडक्टर ले लिया तो उसमें कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा जिसमें करंट फ्लो कर रही है किसी भी वायर में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट, और वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसी भी मेन करंट के डायरेक्शन में। ठीक, इसी को हम लोग करंट डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। अब मैंने इसका फॉर्मूला तो बता दिया, अब इसकी यूनिट देख लीजिए। यूनिट क्या होती है? यूनिट हम जानते हैं करंट की होती है एम्पियर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, तो इसकी जो हमारी यूनिट हो गई एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा? ए एम्पियर का ए होता है, मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर होता है। ठीक, और ये क्लोज ब्रैकेट में होता है, ये ऊपर चला जाएगा तो एल की पावर -2 और एम्पियर का ए आ जाएगा। ठीक, ये इसकी डायमेंशन हो गई। और मैंने बताया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसका कुछ वेक्टर के फॉर्म में इसका निकल के आना चाहिए फॉर्मूला, तो वेक्टर के फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो मैंने बताया हुआ है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो जे हमारा क्या होता है? हमारा वेक्टर होता है। करंट डेंसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ए हमारा क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर के फॉर्म में ये हो जाएगा। ठीक, तो हम जानते हैं करंट तो स्केलर होता है, इसके ऊपर तो वेक्टर का कोई भी साइन नहीं लगेगा, तो आई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से जे ए कॉस थीटा, तो यहाँ से आई की वैल्यू भी निकल आई और ये करंट डेंसिटी वेक्टर फॉर्म में भी निकल के आ गया। अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ वो है बायो सेवर्ट लॉ। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब हेडिंग डालेंगे बायोट सेवर्ट लॉ। ये लॉ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बायो सेवर्ट लॉ, टी साइलेंट होता है इसीलिए हम इसको सिर्फ बायो सेवर्ट लॉ कहते हैं। इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, फिर मैं आप लोगों को ये लॉ पूरा प्रूव करके भी बताने वाली हूँ। तो हेडिंग डालिएगा स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है? तो इसमें लिखेंगे द करंट कैरिंग कंडक्टर, द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस, दिख रहा है आप लोगों को? द करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड around it, around it. So बायोट सेवर्ट, बायोट और सेवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, deduced on expression for the magnetic field around the एलिमेंट। मतलब इसमें कह रहा है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ। तो बायो सेवर्ट ने एक एक्सप्रेशन दिया मैग्नेटिक फील्ड के, किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। इसी स्टेटमेंट को कभी अलग मतलब एक और लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं। दो मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताती हूँ ताकि अगर एक याद रहे तो अच्छी बात है, दोनों याद रहे, दोनों में से कोई एक तो याद ही रहनी चाहिए। ठीक, तो एक और डेफिनेशन लिख लीजिए। When we flow the current in any conductor wire
इफ़ वी फ्लो द करंट, अगर हम किसी कंडक्टर वायर में करंट का फ्लो करते हैं, मतलब उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं, तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो कि उसके अराउंड होगी। ठीक, तो इसमें लिखेंगे आगे, व्हेन वी फ्लो द करंट ऑफ एनी कंडक्टर वायर देयर प्रोड्यूसेस अ magnetic field around the wire, then magnetic field due to length element at point P। देखिए, इसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि हमने कोई एक वायर ले ली। कैसे वायर है? कंडक्टर वायर है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है। देखिए, नीचे से ऊपर हमारी करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो हम एक कोई पॉइंट मान लेते हैं P, जिसके अराउंड हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसको इससे जोड़ देते हैं। ये कुछ थीटा एंगल पे होगा, इसकी डिस्टेंस r होगी, और कोई एक छोटा सा एलिमेंट इन दोनों के बीच में वो जो होगा स्मॉल एलिमेंट, जिसे dl के नाम से जानते हैं। व्हेन वी फ्लो द करंट, अगर हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं इन एनी कंडक्टर वायर, ये एक कंडक्टर वायर है जिसमें हमने करंट को फ्लो कराया है, देयर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा वायर के अराउंड। ठीक, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एलिमेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ एलिमेंट जो कि dl है, इसके जो अलोंग प्रोड्यूस होगा एट पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसी को निकालने के लिए बायो सेवर्ट ने ये लॉ दिया था कि किसी भी कंडक्टर वायर के अराउंड हम किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। ठीक, लॉ अच्छे समझ में आ गया। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो हमने क्या क्या एज्यूम किया, पहले उसको लिखते हैं। लिखिए, लेट अस consider dl be the length element of wire carrying current I. Let P be point at distance r from dl. The magnetic field dB due to current in element will be, जो मैंने आप लोगों को बताया वही चीज़ लिखा। हमने एक कंसीडर किया कि एक dl एक लेंथ एलिमेंट है किसी भी वायर का जिसमें करंट फ्लो हो रही है I। फिर हमने एक पॉइंट P लिया, किससे डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे लिया था और dl से दूर लिया था, इसीलिए फ्रॉम dl लिखा। फिर द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम dB से डिनोट करते हैं, मैंने पिछले की वीडियो में बताया है कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। ठीक, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल रहे, dl के लिए निकाल रहे, इसीलिए हम इसको dB लिखेंगे। ठीक, ड्यू टू करंट इन एलिमेंट विल बी। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड P की वजह से कितनी होगी, तो इसके निकालने के लिए इसमें जो लॉ है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन एलिमेंट, मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। मतलब हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला तो dB होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होगा। तो ये हम पहला पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, पहला इसको मान लिया। फिर उसके बाद सेकंड में होगा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एलिमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब dB हमारा dl के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये दूसरा पॉइंट है। ठीक, अब तीसरे पॉइंट में हमारा जो dB है वो हमारे साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इसमें जो एंगल की भी तो बात हो रही है, मैंने आप लोगों को बताया ना। तो इसमें लिखेंगे डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल मेड बाई लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट के द्वारा ही तो एंगल बन रहा था, लेंथ एलिमेंट डी एल एंड लाइन ज्वाइनिंग डी एल टू पी। ये देखिए मैंने आप लोगों को इसको बताया है ना कि ये डी एल से हमारा पी तक एक मतलब हमारा एंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साइन के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं। फिर इसमें चौथा पॉइंट होगा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अब डिस्टेंस की तो बात हो रही है ना, इसमें देखिए डिस्टेंस की बात हो रही है। सबसे पहले करंट की बात हुई तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को करंट के प्रोपोर्शनल कर दिया। फिर स्मॉल एलिमेंट डीएल की बात हुई तो इसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। थीटा की बात हुई तो इसमें भी हमने बता दिया कि डी बी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब आर की बात हो रहा है ना, तो आर में क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो लिखेंगे जो हमारा डी बी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आता आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक, और कॉपी में पॉज करके नोट डाउन, पहले समझ लिया करिए फिर वीडियो को पॉज करा करें, नोट डाउन किया करिए। ठीक, बिटवीन डी एल एंड पी जो कि हमारा हो जाएगा डी बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये हमने 4 पॉइंट्स हमने उस डायग्राम से निकाल लिया। अब ये चारों पॉइंट्स को हम लोग कंबाइन करेंगे और बायो सेवर्ट लॉ देखेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हम लिख सकते हैं कि जो हमारा डी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए सबसे पहले आई के है, फिर डी एल के है, फिर साइन थीटा के है, नीचे r² के है। तो आई डी एल साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² के। तो जब हमारा कांस्टेंट हटेगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो हम मान लेते कोई के है हमारा कांस्टेंट है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। के क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है। ठीक, और के की जो वैल्यू होती है, सिंस के होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी। क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कह सकते हो या एयर कह सकते हो। देखिए मैंने बताया कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, के क्या है हमारा कांस्टेंट है, और के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो के की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो जो हमारा बायो सेवर्ट लॉ निकल के आएगा वो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ये हमारा जब पूरा सॉल्व करेंगे तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। यही है हमारा बायोट सेवर्ट लॉ और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के द्वारा हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला को डेराइव करने वाले हैं, बहुत सारे चीज़ जितना डेरिवेशन में आगे के जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ये इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक, अगर हम म्यू नॉट की वैल्यू निकालते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, नहीं a² होता है, हाँ ठीक, एरिया का स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसकी में वैल्यू रखते हैं म्यू नॉट की तो डी बी हो जाएगा हमारा 10⁻⁻7, क्योंकि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁻7 रखेंगे और ये हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगर एक इसका वेक्टर फॉर्म निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म निकालेंगे बायो सेवर्ट लॉ का, तो लिखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। इसका वेक्टर फॉर्म निकालते हैं, तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r² था, इसमें हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे, r से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, तभी हमारा वेक्टर फॉर्म निकल के आएगा जो कि है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आई डी, यहाँ पर r भी तो आएगा, आई डी
LR अपॉन साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं DB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो कांस्टेंट रहता है, आई हमारा स्केलर रहता है। इसको हम लिख सकते हैं DLR साइन थीटा को लिख सकते हैं DL वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन नीचे आर क्यूब रहेगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया बायो सेवर्ट लॉ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूछ लिया करता है कि आप लोग डेराइव कीजिए बायो सेवर्ट लॉ को और उसके वेक्टर फॉर्म को भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस को देखेंगे, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भी। ठीक, तो मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और 8 बजे आती है। ठीक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ आप लोगों को, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं सही पढ़ा रही हूँ, सही डायरेक्शन में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती जाऊँ, आप लोगों को समझ में ना आए तो कोई मतलब नहीं है ना मेरे पढ़ाने का। तो आप लोग कमेंट करके बताया भी कीजिए, ठीक, लाइक भी कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, कॉलेज के फ्रेंड्स तक शेयर कर लीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके, वो भी देख सके। बहुत जगह ऐसा होता है ना, कहीं पर अच्छे से क्लासेस नहीं हो रही, तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ। मेरी भी मेहनत लगती है, मैं एक एक चीज़ को पूरा डिटेल में ले करके जाती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कैसी लगती है वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपके छोटे भाई बहन फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर में ही है, तो उनको भी मेरा चैनल रिकमेंड कीजिएगा। उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं तो वो लोग भी पढ़ लेंगे। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।